अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, जिसमें है जी HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। और ये सिलसिला हमने कल से शुरू किया कि हम दुआ के साथ ही अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। आपको पता है, जीते रहो पाकिस्तानियों। जहां जहां भी आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी आपके लिए यही दुआ है। और हमारे इस स्पेशल एडिशन का मकसद यही है कि आपके अंदर आजकल के हालात की वजह से अगर आप डल महसूस कर रहे हैं, जरा एंग्जाइटी है, जरा प्रेशर है, फाइनेंशियल बर्डन भी है, कोरोना का खौफ भी है, तो हम आप में जीने की उमंग जगाएं। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होती है। लिहाजा हम ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज, ऐसी न्यूज आइटम्स आपके पास लाते हैं जो कि शायद कभी कभार मेन स्ट्रीम न्यूज में जरा स्लिप हो जाती हैं, हालांकि होती बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन शायद सामने नहीं आती। बट टुडे वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू सम पॉजिटिविटी। जहां इतना बड़ा ये कोरोना का बहरान चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, बहुत सी अच्छी चीजें भी बीच में निकल रही हैं। सो वी नीड टू मेंशन दोज एज वेल। शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना बहरान में भी भूखे अफराद को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। सैलानी वेलफेयर की इंसानियत के लिए खिदमात दीगर तंजीमों के लिए काबिल तकलीद है। लॉकडाउन में बच्चे किताबें पढ़ने की जानिब राग़िब होने लगे। अच्छी आदत है, किताब से दोस्ती के लिए बच्चों को कुछ सहूलतें देना होंगी। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत अंदाज महविश हयात का। ये तो हम जरा तफसील से आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो डिसाइड आपको कैसा लगा, बट ऑफ कोर्स आपको पहले देखना पड़ेगा, व्हिच विल कम लेटर इन द शो। सबसे पहले जी आपको बताएं कि महंगाई और तंगदस्ती वैसे तो हमारे माशरे का अलमिया है ही, लेकिन लॉकडाउन ने गरीब और नादार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है और इस वक्त भी बहुत सारे खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। काबिल इत्मीनान बात यह है कि आज भी बेशुमार अफराद और कई इदारे इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर काम भी कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी जाहिर है इन्हीं में से एक है, और इसको कैसे हम ना मेंशन करें। और ये मुनज़्ज़म और मरबूत नेटवर्क के साथ खिदमात अपनी सरअंजाम दे रहा है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ रूहानी शख्सियत मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने इस इदारे की बुनियाद रखी और इस वक्त ये इदारा उन्हीं की सरपरस्ती में कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहा है। मेहनत कशों और नादार अफराद को 2 वक्त के खाने की फराहमी के लिए इन शहरों में सैलानी दस्तरखान कायम है। आपने जगह जगह कराची में भी देखे होंगे, अपने दीगर शहरों में भी देखे होंगे। बल्कि आम औकात में भी जब आपने सदका खैरात करना होता है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जहां आप नेचुरली यहीं चले जाते हैं। अगर आपने को सदके का बकरा वगैरह कराना होता है, आप इन्हें फोन करते हैं, आपके घर आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सहूलतें हैं जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो फराहम कर रहा है। मॉडर्न लाइन्स पे ये सारी चीजों को ले आया है। बड़े अस्पतालों में मरीजों और गरीब लवाहिकीन को भी 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता है। रोजाना हजारों अफराद अपना पेट भर रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादी के लिए महाना लाखों रुपए का सामान और नकदी मुस्तहिक खानदानों को फराहम की जाती है। और बहुत कुछ आपको बताएं कि सैलानी कफालत प्रोग्राम के तहत सैकड़ों गरीब घरानों को महाना राशन भी पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा मुस्तहिक घरानों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान तो ये सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया गया, यानी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीका है जहां आपको राशन कार्ड भी दिया जा रहा है ताकि कोई भी धांधली, डबलिंग, कुछ भी इस किस्म की चीज ना हो। मजीद जानेंगे ताकि आपकी मदद करेंगे, ताकि अगर आप कहीं अतिया करना चाहते हैं, डोनेशंस करना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। मौलाना बशीर अहमद फारूकी हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। मौलाना बशीर साहब, यूँ तो सैलानी वेलफेयर अरसा दराज से मुस्तहिकीन की मदद कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन मुतासरीन के लिए आप लोग ख़ास क्या कर रहे हैं, ये हम इस माह मुबारक में आपसे जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा कि इस कोरोना और लॉकडाउन के वक्त आप क्या कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वक्त ऐसा आया है कि शायद 1400 साल में कभी मुसलमानों पर ऐसा वक्त नहीं आया था। और यकीनन इसमें वो लोग जो बरसर रोज़गार थे वो रोज़गार से महरूम हो गए और दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और जिन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह की राह में सदक़ात व खैरात किए थे वो ऐसे हो गए कि उनके मतलब इन्हें के खाने पीने के लाले पड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने 17 मार्च को ऐवान वज़ीर आला में जब हमें बुलाया गया था तो हमने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह से नियत की थी कि हम इंशाअल्लाह इसमें पूरा उम्मत का साथ देंगे। हम क्या देंगे, अल्लाह ने हमारी मदद की। तो तकरीबन हमने उस वक्त जो है बाद में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 अरब रुपए के पैकेज का हमने दिल में ख्याल किया था। हालांकि हमारे पास तो 2 अरब नहीं थे,
लेकिन हमें अल्लाह की बारगाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें दे देगा, क्योंकि जो भूख देता है खुराक वही अता फरमा देता है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज की तारीख़ तक, यानी आज 20वां रोज़ा है, तो ये समझ ले कि आज की तारीख़ तक अल्लाह की रहमत से हमने जो है 6 लाख के आसपास ख़ानदानों तक राशन के पैकेज पहुँचाएँ, कराची से लेकर खैबर तक। यूँ समझ लो 60 लाख किलो तो खाली आटा है। इस तरह हर चीज़ मिलियंस किलो के हिसाब से है, चीनी हो, दालें हो, चावल हो, घी हो, तेल हो। बहरहाल तो अल्लाह की रहमत, एक तो काम हमने ये हमसे ये अल्लाह ने करवाया, दूसरा हमने हर रोज़ तकरीबन लाख अफराद ज़्यादा का खाना पकाया। तो ये समझ लीजिए कि आज तक हमने तकरीबन 60 लाख अफराद तक खाना पकाया, और ये 2 अरब का जो पैकेज है वो बिल्कुल रमज़ान के एंड तक जो है तकरीबन जो है ना 2 अरब का तक हम पहुँच जाएँगे। तो बस ये कि लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, और ताउन भी इसीलिए किया कि अल्लाह ने भूख दी थी तो अल्लाह ने असबाब करने थे, उन्होंने हम लोगों ने हमारी मदद की, हमने आगे काम बढ़ाया। सैलानी काम तो कर ही रहा है, लेकिन इस तरह के काम कभी नहीं किए थे, और 1.5-2 महीने में 2 अरब रुपए के अखराजात करना ये हमारे तस्वर से बाहर था। अल्लाह ने करवाए, मैं अल्लाह का मुश्कुर हूँ। अल्लाह ताला हमारी मुसीबत दूर फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फारूकी साहब, ये सारे फिगर्स ही सुन के कि मतलब 7 लाख किलो आटा, 6 लाख आपने पूरे फूड पैकेज, मतलब दिस इज़ माइंड बॉगलिंग कि किस तरह ये हो जाता है। ये ज़रूर बताइएगा कि लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन के दिनों में सैलानी के मुफ्त दस्तरखान जो कि बड़े मशहूर हैं और लंगर खानों का निज़ाम मुतासर तो नहीं हुआ? तमाम काम क्या रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं? जी, मुतासिर इस जैसे तो हुआ हमारे दस्तरखान का काम कि दस्तरखानों पर खाना बंद कर दिया गया कि खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि वहाँ जो फासला जो था उसके मामला जो था, ज़्यादा जब होटल बंद हो गए थे और टाइमिंग शॉर्ट कर दिया, तो फिर हमने अपना काम चेंज कर दिया और हमने खाना पैक करना शुरू कर दिया। और अल्लाह के फजल करम से हमने जितना खाना पकाते उससे 2 गुना खाना पकाया। और फिर हम बस्तियों को हमने इंतखाब कर लिया, और कराची के मज़ाफ़ात अपने सेंटरों पर तो हम लोग खाना बांट रहे थे, लेकिन कराची के मज़ाफ़ात में जहाँ ना इलेक्ट्रिक है, ना गैस है, ना पानी है, ना सीवरेज है, वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ वही लोग रहते हैं कि जिनको बस ज़िंदा रहना है, उनके पास कोई असबाब नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अब परेशान तो हुए, लेकिन ये काम हमसे अल्लाह ने करवा दिया। और क्योंकि ये हमारा तजर्बा माज़ी चला आ रहा है, हम रोज़ाना वैसे भी इतना बड़ा खाना पकाते ही थे, लेकिन हमको अब इसमें और बढ़ना पड़ा। जहाँ तक परेशानियाँ हुई, कभी कभार ऐसा हुआ कि हमारा ट्रक आ रहा था चावल का, तो उसको रोक दिया, तो उस दिन हमारा चावल आधा पका। ये थोड़ी परेशानी हुई, वरना बकिया हमारे काम चलते रहे। राशन का कारोबार, राशन की दुकानें वगैरह जो भी हैं, जो फैक्ट्रियाँ, वो चलती रही थी, तो इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन इससे बढ़कर जो बात है अब, क्योंकि हमारी जो है ना, हम एक ताजर लोग हैं, और हमने हर फोरम पर, क्योंकि इस दौरान हमें वज़ीर आज़म ने अपने पास वहाँ बुलाया इस्लामाबाद, हम 15-16 घंटे के सफ़र करके इस्लामाबाद भी गए। सदर पाकिस्तान ने बुलाया, सदर पाकिस्तान में गए, DG रेंजर साहब ने बुलाया, इनके पास भी गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, वज़ीर आला के पास, हर एक के पास गए। हमने हर एक को अपनी बातें ये मतलब वाज़े की कि देखिए ये मसला जो है ना, मतलब यानी कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, हम लोग करेंगे क्या आगे चल के। तो बहरहाल मसला, अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन कुछ खुला है। तो अब हमारा सैलानी का जो सबसे बड़ा हदफ है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन 20,000 फैमिलियों को रोज़गार पर लगाने के लिए 1 अरब का पैकेज जो है उसको हमने अनाउंस कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह हर ख़ानदान पर 50,000 रुपये खर्च करेंगे, ताकि कोई ठेले वाला तो उसका ठेला सही तरह हो जाए, उसके माल लगा दिया, दुकानदार को दुकानदार लगा दिया जाए। कोई दुकानदार, जो कई फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने लोगों को निकाल दिया है, तो उनको अपने अपने इलाकों के अंदर काम करा दिया जाए, मतलब इंटरप्रेन्योर बनाया जाए। क्योंकि खाना खिलाना, राशन बांटना ये मसले का हल हरगिज़ नहीं है। मसले का हल जो है ना, लोगों को रोज़गार पर लगाना है, तो इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह लग गए। ज़बरदस्त आपने बात की है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आप मदद कर रहे हैं। 1 अरब का पैकेज आपने इसके लिए ऐलान किया है। ये बताइएगा मौलाना साहब कि आप हुकूमत के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में शरीक हैं, आपने कहा आपकी मुलाकातें भी रही अहम शख्सियात से, तो इस वक्त आपको आवाम और हुकूमत से क्या मदद चाहिए होगी? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इस लॉकडाउन के बाद अब हमें लोगों को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करना है। इसकी रियासत के साथ हम 4 प्रोजेक्ट में शामिल हैं इस वक्त। एक तो इनके लंगर खाने, जितने भी इनके लंगर खाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी इसमें आज तक इनसे 1 रुपया कभी लिया भी नहीं और लेगी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो सारे के सारे लंगर खाने कराची से लेकर खैबर तक जितने भी हैं, उनको सैलानी ही मतलब आप लोगों के एहतियात से चला रहा है। दूसरा, इनकी पनाह गाहें हैं। हाँ, पनाह गाहें में कुछ पनाह गाहें इन्होंने किसी औरों को भी दी हुई है, लेकिन तकरीबन अक्सर पनाह गाहें जो है ना, सैलानी ही ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पर जो है ली हुई हैं। तीसरा, सदर पाकिस्तान ने 1 लाख बच्चों को IT की ट्रेनिंग करवानी है,
तो उसमें हम इनके पार्टनर हैं और हम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑडिटोरियम में इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। हम इंशाल्लाह 1 लाख बच्चों को पढ़ाने का जो हमने सदर पाकिस्तान से MOU किया है, अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद है कि हर साल पाकिस्तान को ये बच्चे तकरीबन $10 बिलियन कमा कर देंगे। और हमारा यकीन अल्लाह की रहमत से कि हमारा काम 1 लाख बच्चे से 10 लाख तक जाएगा। तो हम अल्लाह की रहमत से वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान पर अगर आज $100 बिलियन का कर्ज़ है या इससे के आसपास है, तो सैलानी के बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कर्ज से आज़ाद कर देंगे। तो तीसरा हमारा रियासत से पार्टनरशिप है, एक लंगर खाने की, एक मतलब के पनाह गाँव की, एक IT ट्रेनिंग की, और चौथा जो अभी इन्होंने मतलब कि हुनरमंद नौजवान शुरू किया है, उसमें भी इनके पार्टनर हैं। अब आपने फरमाया कि आप इनसे क्या गुमान रखते हैं। देखिए, हमने इनसे शुरू से कहा था कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम तो आपके पास पानी भी नहीं पीते। रियासत का अगर हम थाने से लेकर ऐवान सदर तक चले जाएं, हम वहाँ पानी भी नहीं पीते, क्योंकि रियासत का पानी पीना 22 करोड़ लोगों का टैक्स का पैसा है। हम ऐसा काम नहीं करते कि हम आप उसका अल्लाह की बात का हिसाब दें। तो हम जब इनका पानी नहीं पीते तो हमसे पैसे क्यों देंगे। ये तो तय है कि हम रियासत के लोगों से पैसे लेते हैं। तो आपने 2 बात की कि क्या रियासत के लोगों से क्या आपकी क्या मतलब डिमांड है। तो मैं ये कहूँगा लोग हमारी मदद करें। मदद की तभी तो हमने ये थोड़ा काम किया कि हमने 2 अरब के आसपास हम ये काम तक पहुँचे हैं, और अब 1 अरब का काम और सामने खड़ा हुआ है। तो बस रियासत के लोगों से पूरी दुनिया के लोग, वैसे ये अर्ज़ कर दूँ कि सैलानी को पूरी दुनिया के लोग पैसे भिजवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोग जो उर्दू जानते हैं, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हुए पूरी दुनिया में चले गए हैं, वो सैलानी से मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला के रहमत से एहतियात आते हैं, और हमें कभी ज़रूरत पेश ना अब आई है, ना करे अल्लाह करे आए। इतना बड़ा राशन का काम हुआ, हमने सिंध हुकूमत से भी 1 पैसा ना लिया ना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस हम अल्लाह ताला की रहमत से आप लोगों से पैसे लेते हैं, आवाम से, और आवाम का पैसा हम खर्च करते हैं। हमारे पास इंटरनल ऑडिट भी है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। हमारा एक पैसा बिल्कुल जो ना ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ होता है। मैं ख़ुद बशीर इस इदारे का मुतवल्ली हूँ। मेरा रब मेरा दिल जानता है कि मैं इस इदारे का पानी भी अपने पैसे से पीता हूँ। जब मेरी ये पोजीशन है तो मेरा पूरा ट्रस्ट भी इसका एहतियात करता है कि सैलानी से हमारा ताल्लुक़ उम्मत की खिदमत करना है, अपनी कब्र अशर को बचाना है, और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा रोज़ी का सिलसिला अपनी दुकानों से चल रहा है। हम सब ताजिर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ताजिर हैं। बहुत अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। हम अपनी बहुत बड़ी ज़कातें सैलानी जमा करवाते हैं। तो बस ये कि हम रियासत के लोगों से कहेंगे, दुनिया भर के लोगों से कहेंगे कि हमारी मदद करें। और सैलानी बिला तफरीक लोगों की खिदमत करता है। अब इसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, हर तरह के लोग हमारे पास से फैज़याब हो रहे हैं, और आइंदा भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही शुक्रिया मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी हमसे बात करने का, और बहुत अच्छी तफसील से आपने एक्सप्लेन किया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, कितना कहाँ जाता है, किस किस एवेन्यू पे काम होता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह के आपने कहा कि आप पैसे सिर्फ आवाम से लेते हैं, डोनेशन सिर्फ आवाम से लेते हैं और आवाम पे ही लगती है। और अगर आप सैलानी के किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, तमाम कैटेगरीज आपके सामने बोर्ड पर लिखी होती हैं। आपने किसी को महीने का राशन डोनेट करना है, आपने किसी बच्चे की माहाना फ़ीस डोनेट करनी है, आपने किसी मरीज़ के लिए स्ट्रेचर जो बिस्तर होता है वो डोनेट करना है। सो ये बहुत आसान कर दिया है हम लोगों के लिए भी ये समझना कि हमारे पैसे किस मसरफ में जा रहे हैं। चले, नाउ यू नो वेयर यू कैन सेंड इट। लेकिन देयर इज अ लॉट मोर इन जीते रहो, HPL प्रेजेंट्स जीते रहो, क्योंकि अभी जो हम आपको खबर देने लगे हैं उसमें तो वाकई ये कहने को दिल भी चाहता है। आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली पर बनाई गई पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, उनकी मुख्तसर दौरानिए की फिल्म पसून ने गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में पहला इनाम हासिल कर लिया है। अब्दुल्ला फर्स्ट प्राइज लिया है। आपको बताएं कि पसून की फिल्म साज सारा जहान खान है, जो कि मैंसफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। सारा की फिल्म ज़िला दीर से ताल्लुक़ रखने वाली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कारकुन क्लाइमेट एक्टिविस्ट मनाल शाद की कहानी है। और आलमी अवार्ड अपने नाम करने पर सारा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो अपनी फिल्म के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुई हैं। पसून पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं किसी मकसद के लिए उठ खड़े होना। रेवोल्यूशनरी से इसका मतलब है। एक्चुअली पासून है। पासून सही कह रही हूँ मैं? पासून किसी मकसद के लिए। हमें तो मकसद और मतलब से ज़्यादा गर्ज ज़ाहिर है, और मकसद बड़ा अच्छा है, और जिस मकसद के लिए इन्होंने फिल्म बनाई थी उसमें कामयाब भी रही हैं। सो हमारी तरफ से, जियो पाकिस्तान की तरफ से, और HPL प्रेजेंट्स जीते रहो की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो सारा आपको भी। और सर्टनली दिस इज इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले तो कि एनवायरनमेंट पे कौन कोई मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाता है और फिर कौन इस पे काम कर रहा है, तो बड़ी चीज़ें सामने उठ के आ गई हैं। डेफिनेटली इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आउट देयर।
अभी हमारे बड़े सेलिब्रेटेड गेस्ट हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासर होने वाले अफराद को राशन और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम कर रहे हैं और दुनिया के टॉप टेनिस स्टार्स और दीगर खिलाड़ियों ने एहसामुल हक के मिशन में अपना हिस्सा डालते हुए मुख्तलिफ चीज़ें अतिया की हैं, जिनको नीलाम किया जाएगा और हासिल होने वाली रकूम ऑब्वियसली जो भी मिलेगी वो लॉकडाउन से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम की जाएगी। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको बता दें कि आलमी टेनिस स्टार्स के बाद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ ने भी एहसाम को मुख्तलिफ चीज़ें अतिया की हैं। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान ने अपना दस्तखतशुदा स्कॉश रैकेट, शहबाज अहमद ने 1994 वर्ल्ड कप की हॉकी विच इज़ इंडीड समथिंग ग्रेट दैट यू कैन पोजेस, आमिर खान ने बॉक्सिंग ग्लव और शुएब मालिक और सरफराज अहमद ने अपनी शर्ट्स अतिया की हैं। शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने अपने दस्तखतशुदा बॉल्स आसाम के हवाले की हैं। अब तक रॉजर फेडरर 2016 विमिल्डन की शर्ट और 2011 सिंसिनाटी मास्टर्स में पहने गए जूते, राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2018 की शर्ट, नोवाक जोकोविच 2011 की ओपन ऑस्ट्रेलियन की शर्ट अतिया कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं लेकिन एहसाम हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्हीं से बात कर लेते हैं। एहसामुल हक हैज जॉइंड अस। एहसाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एंड होप यू आर कीपिंग सेफ एंड आइसोलेटेड। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र जी, सब खैरियत है। आइसोलेटेड तो नहीं कहूँगा, टू बी ऑनेस्ट ट्राइंग टू बी एज सेफ एज पॉसिबल। जब भी बाहर निकलता हूँ ग्लव्स और मास्क और सारी जो है प्रिकॉशनिंग मेजर्स लेकर निकलता हूँ। आइसोलेशन नहीं कहूँगा क्योंकि आई बीन इन अ वे थोड़ा सा बिजी रहा हूँ पिछला महीना, डिस्ट्रीब्यूशन राशन बैग्स, और कोशिश कर रहा हूँ अपने मुल्क में सारे मुस्तक लोग हैं उन तक। एहसाम, अगर आप जल्दी से हमें बता सकें, दिस इज़ अ बेस्ट आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर कोई कुछ करना चाहे खासतौर पे इन दिनों में। अब हाउ डिड दिस कम अबाउट और फिर किसको आपने सबसे पहले राब्ता किया कि लेट्स गेट दिस बॉल रोलिंग? देखिए, बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग जी, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मुझे पता था कि इंडिविजुअली प्रॉब्ली आई डोंट हैव द कैपेसिटी और ना ही वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है मेरे पास कि मैं इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड विद रिस्क। रिस्क के साथ अल्लाह के फजल करम से वी वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट राशन बैग्स अमंग 15,000 फैमिलीज। और उसके बाद मेरा था कि अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान में वो काफ़ी जो है ना शॉकिंग है। जब मैं खुद डोर टू डोर गया हूँ देने के लिए राशन बैग, जहाँ पे लोगों के मैंने हालात देखे हैं, दे वर प्रीटी मिजरेबल। तो उससे फिर यही होता है कि बंदे को थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है टू हेल्प मोर पीपल आउट। उसमें मुझे आइडिया आया कि मे बी आई शुड एंगेज सम टेनिस स्टार्स जो कि मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मे बी आई शुड आस्क देम टू सेंड सम साइन मेमोरेबिलिया टू मी, जिसको मैं ऑक्शन कर सकूं। जब इन प्लेयर्स से इतनी अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हुआ तो आई थॉट के व्हाई शुडंट आई एंगेज आवर नेशनल आइकॉन जो है सुपरस्टार्स हैं, जिनकी मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसमें अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले जहांगीर भाई थे। He was the first person ever to actually sponsor me in Pakistan also. जब वो PIA के प्रेसिडेंट थे तो he actually sponsored me for a year. PIA की तरफ से फ्री टिकट थी मेरी जो when I was 18 years old. Wow. तो I called him straight away. उनको मैंने याद भी कराया कि I met you at that time and he's like I totally remember you. And straight away he said I will donate my signed tennis racket for you. उसके बाद मैंने शहबाज अहमद भाई को किया कॉल एंड उन्होंने मेरे लिए शाउट आउट भी बना दिया, उन्होंने हॉकीज भी दी। उन्होंने कहा जो चीज़ चाहिए मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप बहुत निकी का काम कर रहे हो और अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, एंड आई एम ऑल इन विद यू। एंड like it was a unbelievable experience for me because शहबाज भाई को मैं बचपन से हॉकी खेलते हुए देख रहा हूं। Indeed, और तो कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि ये चीजें वो पोजेस करे, जो भी फैंस हैं जाहिर है इनके, हमें भी देख रहे हैं इस वक्त। आसाम, ये बताइएगा कि अब ये जो रॉजर फेडरर, राफेल नडाल की शर्ट्स हैं, जूते हैं, हमारे अपने लेजेंड्स का इतना कीमती सामान है, ये किस तरह से ऑक्शन कर रहे हैं? ये ऑक्शन हो गया है या अभी प्रोसेस होना है इसका? कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, उसका तरीका बताइए ताकि दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन एक्चुअली बाय दीज थिंग्स। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बिडिंग साइट, वो हमारी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर है, मेरे फेसबुक पेज पे भी है, इंस्टाग्राम पेज पे भी है और रिस्क के पेज पे भी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर। उसका है www.sharerisk.com/en/starsagainsthunger। तो आप उस पेज पे जाएं, आप लोग वहाँ पे बिड भी कर सकते हैं और इसको ईमेल करके भी उस पर बिडिंग कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू सम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इन पर्सन एज वेल, ट्राइंग टू प्रमोट दिस कैंपेन। सबसे पहले हम गए थे रहमान गार्डन्स के पास, दे गेव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि दे गोना बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। उसके अलावा सर्विस ग्रुप के पास गए थे हम, सर्विस वालों ने रॉजर फेडरर का जो है जूता जो है उसको बुक कर लिया है एंड जो हमारी बीट थी 30 लाख की,
उन्होंने उसको मैच कर दिया है। दिस इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस पीपल जो वी नीड टू इन्वॉल्व एंड आई वांट देम टू गेट इन्वॉल्व्ड एज वेल, क्योंकि ये कैंपेन में जो भी हम फंड रेज करेंगे जी, एवरीथिंग इज गोना गो इन डिस्ट्रीब्यूशन राशन बैग। अच्छा, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि रॉजर फेडरर के जूते के लिए आपको इससे बहुत ज्यादा रकम देने वाले लोग मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा। आई थिंक यू शुड कीप द बिडिंग ओपन फॉर अ व्हाइल, क्योंकि इसके लिए तो बड़े कंटेंडर्स होंगे। नहीं, बिडिंग ऊपर है जी, यू कैन बिड अभी राइट नाउ। अभी मैंने वो नहीं दिए, उन्होंने पहली बिड की थी एंड जो सर्विस ग्रुप वाले हैं उन्होंने कहा था अगर अगले 2-3 दिनों में कोई ऊपर बिड कर देता है तो फेयर इनफ, एंड लेकिन उन्होंने बिडिंग स्टार्ट कर दी है। वी वेंट टू देम कि अगर वो इंटरेस्टेड होंगे एंड दे बिड स्ट्रेट अवे 30 लाख रुपीस। तो लेट्स सी जी, प्रोसेस इज बिगन एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे, टारगेट मेरा है रमजान के अंदर होपफुली आई कैन जनरेट फंड्स फॉर 10,000 मोर फैमिलीज, which comes about 3.5 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन ये आइटम जो है रॉजर फेडरर, नदाल के पाकिस्तान में कभी नहीं अवेलेबल हुए फॉर फैंस के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या बिजनेसमैन के लिए। ये तो बड़ी ऐसा बिल्कुल, ये तो बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी भी होगी एहसाम। लेकिन पूछना आपसे ये चाहते हैं कि ये कोरोना की वजह से आपको पता है कि लोगों को मुश्किलात तो अभी कुछ देर रहनी है, दिस इज नॉट गोइंग टू वैनिश यू नो एकदम से, तो आपकी क्या ये बड़ा लॉन्ग टर्म आपकी कमिटमेंट है दैट यू विल कीप ट्राइंग टू रेज फंड्स एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल? मतलब कोई एंड रिजल्ट आपको नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है ये अभी ओपन एंडेड है? नहीं, देखिए, आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट एज अ पाकिस्तानी, आल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग, टू कीप हेल्पिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। आई फील लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैं आजकल पाकिस्तान में ही हूँ और आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवेल दिस टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और एज एन एथलीट भी ये हमेशा सीखा भी है कि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में इंसान के, वी हैव टू यूज देम एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक आवरसेल्व्स बेटर एंड इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, सो वी हैव टू कीप डूइंग दैट। हमारा प्रॉब्ली शायद ATP जो सर्किट है रिवाइव हो जाएगा जुलाई अगस्त में, तो आई एम गोना गेट बिजी ऑन द टूर अगेन। तो इसी वजह से आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट कि जितने लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूं, फंड रेज कर सकता हूं, तो भी करता हूं। दिस इज वेरी एनकरेजिंग कि ATP सर्कल अगर ये रिवाइव हो जाए, यू थिंक कि जुलाई तक भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? और साथ ही आपसे पूछना चाहती थी मैं ये कि आप प्रैक्टिस किस तरह कर रहे हैं? डू यू गो आउट और हाउ डू यू कीप योरसेल्फ? ऑब्वियसली आपने तो ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ट्रेनिंग करते ही रहना है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? अनफॉर्चुनेटली जी नहीं, पिछले 2 महीने से तो मैं रैकेट को हाथ नहीं लगाया। द लास्ट टाइम आई टच्ड माय टेनिस रैकेट वाज जब हमारे डेविस कप मैचेस थे इस्लामाबाद के अंदर मार्च में। उसके बाद से घर में आई हैव अ रनिंग मशीन, ट्रेडमिल है एंड आई हैव सम वेट्स वगैरह जो पिछले 1.5 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी, ट्राइंग टू स्टे फिट, स्पेशली रमजान में जब भी हमारी इफ्तारियों में जो पकौड़े और समोसे और जलेबियाँ सारी चीजें होती हैं चल रही हैं अभी? नहीं चल रही। नहीं, रमजान के रोजे चल रहे हैं जी, which I feel very blessed about, क्योंकि 15 साल के बाद I'm in Pakistan during Ramadan, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है सबके साथ रोजे रखने का और साथ साथ रमजान में नेकी का काम भी हो रहा है और so feeling really alive, feeling very motivated जी, और अल्लाह का शुक्र है I'm really enjoying it my time right now and trying to help Pakistan। चूंकि हम ये क्वारंटीन की, बहुत शुक्रिया आपका आसाम, बहुत शुक्रिया आसाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो हम क्वारंटीन की अच्छी चीजें प्रमोट करने की बात करते हैं ना, आप ये देखिए, ये एक अच्छी चीज है कि 15 साल बाद बहुत से हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको अरसे बाद अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। दैट इज सो ट्रू। और आसाम से बात करके तो एकदम से बात एकदम रिविजिट कर ली। बहुत से लोग होते हैं जो कि नहीं रमजान अब बाहर रहते हैं, नहीं कर सकते या बिजी होते हैं, सो दिस इज also a new opportunity। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि यहाँ भी डोनेशंस हो सकती हैं, so there are so many avenues। आप बिडिंग में हिस्सा लें, जो चीज़ें आपको चाहिए, मेमोरेबिलिया देखें कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है ये। हम ले रहे हैं एक ब्रेक और हम ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा से। HPL प्रेजेंट्स जीते रहो, जीते रहो। वेलकम बैक टू HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। और एक अच्छी खबर है हमारे पास। अच्छा जी, आपको पता है ये, बल्कि मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि खबरों में रहने का फ़न जानने वाली अदाकारा हमारी अपनी मीरा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो ये दिस इज़ बिग न्यूज़, क्योंकि अदाकारा मीरा मंगल के रोज़ अमेरिका से लाहौर पहुंची थी और उन्होंने टेस्ट मनफी आने पर खुशी का जो इजहार किया। और फिर ये देखें एक वीडियो आपको पता है ना, 2-3 महीने से अमेरिका में बहुत थी और उसके बाद वहाँ से उनकी वीडियो भी आई थी जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब से अपील की थी कि इन्हें वापस लाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वो होटल के कमरे में बंद थी। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो भी आई थी जहाँ पता चला था वो अपने ससुराल में ही थी। हाँ, तो लेकिन अभी वो बहुत खुश हैं अल्टीमेटली। और वो जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो बच्चे वहाँ फंसे हुए थे वो भी वापस आए हैं। तो मीरा भी तो बच्ची हैं, उनके साथ इन्होंने वीडियो बनाई है। लेट्स वॉच दिस।
Hello everyone, this is Meera here. I'm here with foreign exchange students. And we were quarantined here in PC Lahore for 2 days, and alhamdulillah we have all been tested negative for COVID. We had to take a special chartered flight from Washington DC to Pakistan, and it took us like 2 days, but we're all safe, and Meena ji is safe with us, and yeah, we're doing fine. We're doing fine. We are back home! चलें जी, हम सब इनके लिए खुश हैं कि ये सब लोग वापस आ गए हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने कहा ना, मुझे लगा कोई माशी तज्जिए पे बात देने लगी है। फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स से। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया, तो बस मैं तो इसे एक्चुअली कोई आशारिया समझा था। एनीवे, मीरा एक्चुअली हमें हंसा देती हैं, सो शी कैन डू एनीथिंग, इट विल बी ओके। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया भर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल कर रहे हैं, और चाहते हुए भी हम किसी से ना हाथ मिला सकते हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स हों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो गले मिलना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही हो जाता है। लेकिन इसी में जी एक नन्हा सा बच्चा है, और उसने क्या एक तरकीब निकाली है, बच्ची है रादर, अमरीकी बच्ची है, और ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अपने नाना नानी से किस तरह सबक सिखाएंगे हम बाद में, क्योंकि हमारे बाजारों में जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं ना आप। लेकिन ये देखें कि नाना नानी से मिलना भी जरूरी है और इसका हल निकालना भी जरूरी है। इस बच्ची को इम्पोर्टेंस पता होगी कि ये डिस्टेंसिंग आपने रखना है नो मैटर व्हाट, बेशक आपके अपने नाना नानी क्यों ना आ रहे हो। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, और फिर आप देखें ज़रा इन्वेंशन। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है अब्दुल्ला, क्या ख्याल है? और बड़ा इनोवेटिव है बहुत। आप जितना देर चाहें किसी को अपने सीने से लगा के रख सकते हो, और बीच में सारी प्लास्टिक की शीट है। इट्स ऑल राइट, वो जो है ना एक कमी वो पूरी हो सकती है। बिल्कुल, वो एहसास देखिए, इट्स ऑल अबाउट द एहसास ना, और कितने अच्छे इसने बाजुओं के लिए पूरी वो स्पेस बनाई हुई है ताकि हग की एक्चुअल जो फीलिंग है वो ज़रूर आए। ये ना हो कि हम एक दूसरे को दूर दूर से बस देख रहे हैं, लेकिन हग होता है, तो दैट इज़ वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा जी, आपको दिखा हम इसलिए ये रहे हैं ताकि आप भी अगर अपने घर में ऐसी कोई डिवीज़न है, और अगर तो इतना सीरियसली अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है और आइसोलेशन में और बिल्कुल टच नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी चीज़ ज़रूर बन सकती है। या फिर ईद के लिए अच्छा आइडिया हो सकता है। ईद के लिए तो बेस्ट है भाई, बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स जीते रहो। We'll catch you in the second hour. Welcome everybody. Welcome to HBL Presents जीते रहो। अब्दुल्ला, आपको पता ना आ गए? हाँ जी, वापस आ गए हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि हम क्या बताने लगे हैं। मेरे पास चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने सोचा कि हम कल भी इनकरेज कर रहे थे कि आप सबको रीडिंग की तरफ रागिब होना चाहिए, और पर्टिकुलरली बच्चों को रीडिंग की आदत डलवाने का ये बेहतरीन मौका है। और छोटे अगर आपके बच्चे हैं ना, हाँ, एक्चुअली हमने जब से जियो पाकिस्तान शुरू की है, एंड आई रिकॉल दैट, क्योंकि हम आपको किताबें भी बताते रहे हैं, और ये हम हमेशा कोशिश करते हैं नए नए ऑथर्स को भी लाते हैं ताकि रीडिंग का वो रुझान जो है वो डेफिनेटली बढ़े। हुमा, जब बिल्कुल 1-1.5 साल का होना बच्चा, उसके साथ उसके मतलब की किताब लेके बैठ जाए, उसको समझ कुछ नहीं आएगी, लेकिन वो तस्वीरें देख के फैसिनेट होता रहेगा, तो वहां से उसको किताब हाथ में पकड़ने की आदत डल जाएगी। और लगता है कि ये आदत जो है ये कुछ डल भी गई है। लॉकडाउन के दिनों में बच्चों में किताबें पढ़ने के रुझान में इजाफा हुआ है। अच्छी आदतों की जितनी मुमकिन हो हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और लॉकडाउन के बायस लोग परेशान हैं कि सारा दिन घर पर क्या करें, खास तौर पर बच्चों से क्या करवाएं, और ऐसे में किताब बच्चों की बेहतरीन दोस्त बनकर सामने आई है। और बच्चे लॉकडाउन की वजह से घर में रहकर किताबें पढ़ रहे हैं, जो कि एक निहायत खुश आइन बात है। कितना कुछ सीखने को है उसमें, क्योंकि टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने बच्चों को अपनी पुरानी दोस्त किताब से बहुत दूर कर दिया था। अब हालात के बायस ही सही ये दोस्ती दोबारा हुई, तो वालिदैन को ख्याल रखना होगा कि दोस्ती जितनी गहरी और मजबूत हो उतना ही अच्छा है। ये वो दोस्ती है जो जितनी गहरी होगी, माएँ और बाप उतने ही ज्यादा। And I tell you because I love to read, इतना अच्छा आपका टाइम गुजरता है, आप एक मुख्तलिफ दुनिया में चले जाते हैं। It is even better than watching movies। अच्छा जी, इसी पे हम जरा बात करते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिशर हैं अमीना सईद हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अमीना, आपने वक्त दिया। अमीना, लॉकडाउन में बच्चे घरों पर ही हैं, जाहिर है, और नजर आ रहा है कि इनमें किताबें पढ़ने की आदत परवान चढ़ी। ऑल्दो स्क्रीन टाइम भी सबका थोड़ा बड़ा है, लेकिन किताबें भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। कहा जाता था कि किताबें पढ़ने का रुझान खत्म हो गया है, लेकिन अब इस नई पेशरफ्त के बाद आप क्या समझती हैं, ये किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं हम मजीद? मिल रहे हैं बच्चों को, और एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ एक स्कूल ने
अपने जो निसाब की जो लिस्ट बनाई है उसमें उन्होंने, जैसे हमारे राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर उमर शाहिद हामिद या कामला शमसी, इनकी उन्होंने किताबें प्रिस्क्राइब की हैं टेक्स्ट बुक्स के तौर पे बच्चों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और मेरे ख्याल में ये किताबें पढ़ के जब वो पढ़ेंगे तो उनको शौक़ पैदा होगा कि इन्हीं राइटर्स की और पढ़ें या उस किस्म की किताबें और पढ़ें। तो यहाँ माशरे में काफ़ी मौक़े मिल रहे हैं बच्चों को पढ़ने के, और ना सिर्फ पढ़ने के बल्कि उनको पढ़ने का शौक़ उनमें पैदा करने का। अच्छा अमीना, डेफिनेटली आप इससे एग्री करेंगी कि बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, इसलिए किताबों की शॉपिंग भी अभी एक मसला है कि किस तरह शॉपिंग करें। तो ऑनलाइन किताबें कैसा ऑप्शन है? जी यकीनन निकलना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब नरमी आई है तो बुक शॉप से जा सकते हैं, बच्चे खरीद भी सकते हैं। साथ साथ यकीनन ऑनलाइन किताबें मिल रही हैं और मेरे ख्याल में दराज.com से मिल रही हैं और लिबर्टी भी ऑनलाइन किताबें दे रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि वालिदैन को स्कूल की बुक लिस्ट मिल गई है। अच्छा अमीना साहब, ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो होना ही है, फिर सब रूटीन पे वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी नई नस्ल किताबों से फिर से दूर ना हो जाए, इसे मुस्तकिल तौर पर हम कैसे यकीनी बना सकते हैं? देखिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसमें फिर हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चों को फिर किताबों की तरफ लाएं और किताबों की उनके दिलों में दिलचस्पी और मोहब्बत पैदा हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल ये नहीं कि बिल्कुल ही किताबें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि किताब भी एक समझे ऐसी चीज़ है जिसके कई फॉर्मेट्स होते हैं। उसका ई बुक भी होती है, तो उस किताब पे कहानियाँ भी सुनाते हैं लोग। ये नहीं कि ज़रूरी है कि बच्चा पढ़े, बल्कि कहानियाँ सुन भी सकते हैं और ऑनलाइन काफ़ी राइटर्स कहानियाँ सुना रहे हैं बच्चों की। तो ये उनमें उनकी दिलचस्पी कायम रहेगी और इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद तो अगर यहाँ शुरू होंगे जैसे मेले या कुछ, तो चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल भी शुरू हो जाएगी। इसमें बच्चों को फिर कहानियाँ सुनाएंगे और उनको किताबों के बारे में बताएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा। आजकल ये फ़ायदा हुआ है कि ठीक है वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सके, लेकिन उनको फिर भी ऑनलाइन उनको दिलचस्पी उनकी कायम रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे पब्लिशर अमीना सैयद साहिबा बात कर रही थी। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि पीपल विल पिक अप रीडिंग नाउ। आपको बताएं, कोरोना वायरस का मुकाबला हो या कोई भी मैदान, हमारा मुस्तकबिल साइंस से वाबस्ता है और रोशन भी है। शहीर न्याजी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं और लाहौर के रिहायशी मोहम्मद शहीर न्याजी की बरकी छतों यानी इलेक्ट्रिक हनी कोम पर की गई तहकीक पर मबनी मजमून 2017 में रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जनरल ने शाया किया था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने यहाँ जियो पाकिस्तान में आपको बताया भी था, जिक्र भी किया था। ये जरीदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, ये दुनिया भर से साइंस, रियाजी और इंजीनियरिंग के मैदान में होने वाली तहकीकात शाया करता है। अजीम साइंसदान न्यूटन का पहला तहकीकाती मजमून भी इसी रसाले में शाया हुआ था और उस वक्त उनकी उम्र 17 बरस थी। और शहीर की उम्र आप बता दें जनाब। जब शहीर का मजमून शाया हुआ तो 16 बरस के थे। तो दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग, होपफुली वही लेगेसी ये फॉलो करें। पाकिस्तानी नौजवान ने फिजिक्स में साइंसी तहकीक से दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। तहकीकी मजमून ने फिजिक्स के माहिरीन को भी हैरान कर दिया। शहीर के मजमून ने तहकीक के लिए एक नया एंगल, एक नया जाविया, एक नई डायमेंशन दी है जिस पर आइंदा रिसर्च की जा सकती है। और इस कारनामे के बाद शहीर का नाम फोर्ब्स ने 30 उभरते हुए 30 या 30 अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल भी किया। और शहीर न्याजी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहीर। शहीर, पहले तो ये बताएं कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है क्या एग्जैक्टली और आपकी रिसर्च में ऐसा क्या नया आया, ज़रा आम अल्फाज में, ज़रा आसान अल्फाज में, जिसने ज़रा तहलका मचा दिया फिजिक्स और साइंस की दुनिया में? फील्ड ऑफ स्टडी फिज़िक्स है मेरी। फ़िज़िक्स में आगे मतलब PhD वगैरह, आगे रिसर्च और भी करनी है। अपनी जो रिसर्च जो मैंने पिछले सालों में की थी उसका इलेक्ट्रिकल हनीकॉम्ब कहते हैं उसको। बेसिकली उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, ऑयल की सरफेस होती है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है।
अब इस पैटर्न की इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि ये क्यों होता है। अब इस जो फिनोमेना है इस पे पहले बहुत कम तहकीक हुई है, 1970s में हुई थी, 1990s में हुई थी, और लोगों को इतना मालूम नहीं था कि इसकी असल वजह बेसिकली क्या है। तो मेरी जो रिसर्च थी उसमें मैंने एक फ़ोटोग्राफी का टेक्निक इस्तेमाल किया था जो इस तरह के फिनोमेना मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड किसी चीज़ में पहले किसी ने मतलब सोचा नहीं था कि इसको भी हम मतलब इसके बीच में ला सकते हैं। तो उस फोटोग्राफी की इफ़ेक्ट मतलब जो फिनोमेना था, जो एक्सपेरिमेंट था, उससे ये एक इमेज आ गई थी कि जो इस फिनोमेना का सोर्स है वो बेसिकली क्या था। वो सोर्स था जो आयंस एक जो नीडल की टिप है उससे निकल रहे थे, उसकी एक फोटोग्राफिक एविडेंस मिल गई थी। तो ज़्यादा तहलका इसलिए मचा था, एक तो क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी ने इस तरह की रिसर्च की है, तो इसमें भी काफ़ी मतलब मीडिया कवरेज इसकी वजह से आई थी। अच्छा शहीर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी सारी एक्सप्लेनेशन में मेरा अगला सवाल यही बनता है कि ये बहुत मुश्किल फील्ड है, मतलब ये आपने समझाने की बड़ी अच्छी कोशिश की है, तो इसी फील्ड को क्यों चुना? आपका रुझान इस तरफ है, यू वांट टू मेक सम ब्रेक थ्रूज इन इट, कोई आसान काम भी पकड़ सकते थे? मुश्किल तो है फील्ड फिज़िक्स की, मगर अगर सोचा जाए तो हर फील्ड बेसिकली उसकी एक अपनी ही मुश्किलात होती हैं। अब नॉर्मली जैसे पाकिस्तान में आसान, वैसे मतलब नॉर्मली पाकिस्तान में हम या तो मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, और ये भी वैसे कोई इतनी आसान फील्ड नहीं है। तो नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स हमारे पास अभी इसी तरह हैं। तो मैंने बचपन से अब शौक़ था फिज़िक्स वगैरह का, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स भी घर में करता रहता था, चीज़ों के साथ खोलता रहता था, जो भी मिलता था उसके साथ एक रिएक्शन ट्राई करता था कि कुछ ना कुछ हो जाए इसमें। तो अब इस चीज़ में इंटरेस्ट बन गया था, एंड एक आइडिया था कि अब जिस चीज़ में आपको एक इंटरेस्ट है और जिस चीज़ के लिए आपका पैशन है, उसी में अगर बंदा काम करे तो ज़्यादा खुश भी रहता है। तो इट्स बेटर कि किसी और फील्ड में जो नॉर्मल फील्ड्स हैं उनसे बेहतर है कि आप वो करें जो आपके लिए बेस्ट है। और अगर फील्ड्स की आउटपुट के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली लोग फील्ड्स इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि किसी फील्ड में पैसा ज़्यादा है, किसी फील्ड में कुछ और ज़्यादा है, तो उसके पीछे जाते हैं। मगर अगर आप एक ऐसी सोच अपनाएं कि जिस भी फील्ड में आप जाएं, अगर उसमें जिसको अगर आप उस चीज़ को पसंद करें, अगर वो आप उस चीज़ में अच्छे हैं, तो कामयाबी उसी चीज़ में आपको मिल जाएगी। सो ट्रू शहीद, और शहीद को यही कहेंगे कि जीते रहो। हाँ बिल्कुल जी, जीते रहो। और वाकई आपने कोई ऐसी चीज़ ही चुनी है जिसमें आपका तो पैशन है और बहुत ज़्यादा लोग शायद करते भी नहीं है। सो गुड ऑन यू, ज़बरदस्त। आपने घर में जो वैसे लैब वैब बनाई हुई है ना, बड़ा इंस्पायरिंग लगा मुझे। और हम आपके साथ ही हैं, लेकिन HVL प्रेजेंट्स जीते रहो का सिलसिला जो है यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा आज के लिए। इंशाल्लाह कल कुछ नई इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जियो पाकिस्तान चल रहा है, हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। जियो पाकिस्तान तो चल ही रहा है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। हमारे पास बहुत अहम चीज़ें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है, सो लेट अस, और टाइम तो कम होता ही है, तो लेट अस बिगिन। और आपको बताएं जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन इम्तहानात लेने का कह दिया है और नया सेमेस्टर भी सितंबर में शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। रवायती तरीक़ों पर चलने वाले यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये मुमकिन कैसे होगा, अब तक तो समझ नहीं आ रहा। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी की ज़ेर सदारत इजलास में 1 जून से बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पर इत्तफाक हो गया। लॉकडाउन खत्म न होने की सूरत में ऑनलाइन इम्तहानात लेने का फैसला किया गया। इम्तहानात के बगैर यूनिवर्सिटियों के तलबा को अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इजलास में ओपन बुक MCQs असाइनमेंट के जरिए नताइज मुरतब करने की तजवीज़ दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों को इम्तहानात लेने के लिए पॉलिसी मुरतब करके तलबा के साथ शेयर करने की हिदायत भी कर दी है। वाइस चांसलर्स की जानिब से इंटरनेट की रफ्तार से मुताल्लिक शिकायत की गई और उस मामले पर HEC से मदद की भी दरख्वास्त की गई है। ये सिर्फ एक मसला है, इसके अलावा कई ऐसे मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गाँव देहात और दूर दराज इलाकों के तलबा को तो इंटरनेट तक नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बायस वो बड़े शहरों तक सफ़र करने से भी कासिर हैं। ऑल्दो ऑनलाइन इम्तहानात इज़ नॉट गोइंग टू बी रियली समथिंग यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हमने अपने ज़माने में भी यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर सिस्टम
बोर्ड्स पे बैठ के पेपर एग्जाम एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन जब आपकी टोटल डिपेंडेंसी उस चीज पे आ जाए तो थोड़ा सा एट द कैंपस तो वो मसला है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नहीं जी, इसी पे यही तो सवाल हमने करने भी हैं। साबिक चेयरमैन HEC मुख्तार अहमद हमारे साथ हैं। मुख्तार साहब, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन चाह रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इम्तहानात का ऑप्शन जो है वो अपनाएं, तो हमारे इदारे बरसों से रवायती तालीमी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली यूज्ड टू हैं इस चीज़ के, कहाँ से आते हैं दूर दराज से, तो क्या ये मुमकिन होगा कि वो इतनी जल्दी ऑनलाइन इम्तहानात लेने के काबिल हो जाएं? ये मीटिंगें कम, एक्शन ज़्यादा चाहिए। इसमें हर एक ने अपना रोल समझ के अपने अपने रोल के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी, सबको पता है। यूनिवर्सिटी बनी है, अगर 20 साल से 50 साल से 60 साल से यूनिवर्सिटी बनी, उसको नहीं पता उसने क्या करना। उनकी फैकल्टी को नहीं पता उन्होंने कैसे एकेडमिक ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल बनानी है या क्या करना है। उनकी अपने इश्यूज हैं। HEC को अपना सिर्फ जो उसका काम है उसको बना के देना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये बेंचमार्क हैं, हमने इस बेंचमार्क पे तहत आपको देखना है। कल कोई मसला हुआ तो अगर इस बेंचमार्क को मीट नहीं करेंगे तो फिर आपकी डिग्री या आपका सर्टिफिकेशन आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या चाहिए, किस तरह आपने इसको बेस्ट कोऑर्डिनेशन, बेस्ट फैसिलिटी लेके देनी है। LHC पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर से ला के देनी है, तो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट फंडिंग देगी, HEC उसको रिसोर्स को मोबिलाइज करा के बाहर से ला के इनको फैसिलिटेशन देगी। Let the rest of those things should be done by the universities, जिसका काम है। सर, अभी तो दर्स व तदरीस का सिलसिला यूनिवर्सिटीज़ की हद तक तो ज़ाहिर मुअत्तल है ही, चंद एक इदारे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर निसाब पूरा किए बगैर इम्तहानात करवा लेना, तलबा इस पे ज़रा परेशान हैं, ये उनके साथ वो कह रहे हैं ज़्यादती है, क्या कहेंगे आप इस पे? ऑनलाइन अगर पढ़ा सकते हैं तो ऑनलाइन उसे एक्सरसाइज करा के 1 by 1 करा दे, थोड़ा सा दिन ज़्यादा लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लोग लगा लें साथ अपने, ठीक है। देखिए, वी आर नॉट इन बिजनेस एज यूजुअल। थोड़ा सा हमें अपने आप को एडजस्ट करना है, स्टूडेंट को एडजस्ट करना है, फैकल्टी को। मुझे तो जब से बड़ा मसला जो नज़र आता है वो फैकल्टी नज़र आती है। देखिए, आने वाले दिनों पे तो अब ये रूटीन की रेगुलर क्लासेस तो आई डाउट कि हम कभी फुल स्ट्रेंथ में देख सकेंगे, फुल उसमें स्ट्रेंथ में होंगी। उसके लिए फिर फैकल्टी को भी तैयार करना है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, किस तरह उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम क्लासेस लेनी है, किस तरह लर्निंग करवानी है, किस तरह उन्होंने प्रैक्टिकल करवाने हैं, किस तरह उन्होंने उनकी असेसमेंट करनी है। तो इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस जिसको हमने सीखना है। अच्छा मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे सिस्टम में एक ये शक तो रहता ही है कि नकल ना हो, जालसाजी ना की जाए, तो आपके ख्याल में ऑनलाइन इम्तहानात के लिए किए जाएं अगर, तो ये शक बढ़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? और इसके अलावा पर्चे बनाने वालों के पास ऑनलाइन इम्तहानात लेने का तजुर्बा भी नहीं है, तो पहले उन्होंने ये किया नहीं है, ये कैसे होगा सारा? वो फिर डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कितनी एफर्ट करता है। अगर टीचर अच्छी एफर्ट करेगा, अच्छे एग्ज़ाम बनाएगा, वो सिर्फ वो पुराने एग्ज़ाम्स को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, डेफिनेशनें नहीं पूछेगा, बेसिक प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो छोटा भाई भी सवाल वो हल कर लेगा। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो असेसमेंट का एक बड़ा असेसमेंट इटसेल्फ इज़ ए साइंस बेसिकली, उसके अंदर जो असल काम है वो असल काम है कि वो किस तरह टीचर वो उसमें से निकाल के असेस कर सकता है कि जो आउटकम थी लर्निंग हमने अपने इस टीचिंग मॉड्यूल की या इस चैप्टर के बारे में लिखी थी, क्या वाकई ही स्टूडेंट ने वो सीखी है कि नहीं सीखी। खाली रटा लगवाया है तो फिर तोते तो बहुत सारे पाकिस्तान में। Assessment is certainly a science. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और teachers would have to upgrade themselves, I guess. तो ख़ैर it starts with the teachers, क्योंकि टीचर्स अगर कंफ्यूज नजर आएंगे तो बच्चे तो ऐसा फ़ायदा उठाने वाले हैं। मतलब ये बड़ी नेचुरल सी एक बात है। सो द होल सिस्टम नीड्स टू बी रिवाइटलाइज। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ है एक्सेप्टेंस। अब्दुल्ला, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स में वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा कि ये ऑनलाइन किस तरह होगा। आधी दुनिया ऑलरेडी ये कर रही थी, हम ज़रा पीछे थे। अब इस कोरोना की वजह से एक मौका मिला है
तो करना पड़ेगा। और हमारी जो बड़ी नामवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ऑनलाइन सिस्टम बहुत बरस से चलता है, चल रहे हैं। सो ये अब जाहिर है जो गवर्नमेंट सतह की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें शायद निस्बतन नई चीज होगी, लेकिन अदरवाइज तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में कब से जब से हम पढ़ते आए हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट हैज टू बी डन। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं दुनिया में, आपको पता है हमने आपको पहले भी बताया था ना, जब इंसान बंद हुए हैं तो फिर जानवर बाहर आ गए हैं, मौजें लग गई हैं जानवरों की। तो आज भी हमने ऐसे आपको विजुअल्स दिखाने हैं। कैलिफोर्निया के जी विजुअल्स हैं और वहाँ एक ये बकरों का एक रेवड़ जो है ना वो सड़कों पे निकल आया है। बकरों और शीप रेवड़ कह लें इसे, ये इलेक्ट्रिक फेंस जो है ना इसे डॉज करके निकला, तो लिहाजा ये निकल आए हैं। और फिर को खास ऑब्वियसली आपको पता है लोग तो है नहीं इतने इर्द गिर्द, तो इनकी मौजें थी जहाँ दिल चाहे जाओ। गलियों में घूम रहे हैं और लोगों के पौधे खराब कर रहे हैं। अब्दुल्ला ये पहली दफा ही निकले होंगे वैसे इन सड़कों पे और असेस कर रहे होंगे कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं और ये कौन सी दुनिया है। हाँ, क्योंकि इनको कौन सी यहाँ कोई एक्सेस मिलता होगा अदरवाइज, एंड देयर आर सो मेनी। तो ये वो वाले मनाजिर हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैं। ये आम हालात में ये हमारे लिए बड़े आसान है टू सी, ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत ही फेमिलियर हैं ऐसी चीज़ें। हाँ, जब शुरू में लॉकडाउन ज़रा सख्त था ना हमारा, मैं एक दो दफ़ा तो मैं रुक गया था सड़क पे, क्योंकि आगे आराम से गायें जो थी ना वो टहल रही थी। लेकिन यू नो इन पाकिस्तान एवरीवेयर इन विलेजेस इन नॉर्दर्न एरियाज, मतलब मैंने तो ये मनाजिर इतने देखे हुए हैं कि हमारे लिए परहैप्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के लिए ये बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन फॉर द वेस्ट इट इज़ माइंड बॉगलिंग। ये ऐसी चीज़ें देख के उनको पता चलता है कि दुनिया में कुछ ख़तरनाक हुआ है तो ये हुआ है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट नॉर्मल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन हो रही है उनको देख के, इस तरह आज़ाद खुशी खुशी सी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा का इंतजार खत्म हुआ। हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के तलबा को अगली क्लासों में बगैर इम्तहानात के भेजा जाएगा। मुबारक हो जी आप लोगों को। फॉर्मूला ये रखा गया है कि पिछले साल जितने नंबर हासिल किए थे उसमें 3% इजाफा किया जाएगा। You know, that is good। अगर किसी का बी ग्रेड आया हो तो और 3 पॉइंट से आप ए पे आ जाएं या B+ में आ जाएं। एनीहाउ, पहले वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया और आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने भी यही बात दोहराई है। क्या कहा, सुनिए ज़रा। जो क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं में, और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। अच्छा जी, ये तो फिर तय हो गया कि बोर्ड के इम्तहानात इस साल नहीं होंगे, और इस खबर से स्टूडेंट्स की अक्सरियत तो शायद खुश हो, लेकिन निजी स्कूल वाले जो हैं वो शायद इतना खुश ना हो, क्योंकि उनका मुतालबा था कि इम्तहानात ज़रूर कराए जाएंगे। और उनसे पूछ भी लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया हैदर अली साहब ने, जो कि चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है। हैदर अली, क्या कहेंगे? अब तो ये कन्फ्यूजन जो थी कि एग्ज़ाम्स करने हैं नहीं करने, वो एवरीथिंग हैज़ बिन क्लियर्ड आउट नाउ। एग्ज़ाम्स नहीं होंगे इस साल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये था भी और है भी कि इम्तिहानात मनसूख नहीं होने चाहिए, बल्कि इनको मुलतवी करके SOPs के साथ लिया जाना चाहिए। और अब जबकि ये फैसला कर ही दिया गया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इम्तिहानात के बगैर प्रोमोट करने का फैसला न सिर्फ गैर उसूली है, मेरिट के खिलाफ भी है, और ये एक कमज़ोर फैसला है। ये फैसला करने और ये फैसला सुनाने वालों के पास भी इसके दिफा में और इसकी पेचीदगियों के बारे में न कोई दलील है और ना ही कोई हैदर साहब, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स भी तो है ना। कितने 100 साल बाद दुनिया में ऐसा पेंडेमिक भी तो है ना, जिसकी वजह से हम सब अपने घरों में महदूद होकर बैठ गए हैं। तो ये सब कुछ भी तो नया है। आप इससे पहले कितने महीने घर बैठे थे, वो भी तो नहीं हुआ था, तो अब इसलिए ये भी नया हो रहा है। जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ, अभी तो इस फैसले में एक कानूनी रुकावट है। बोर्ड एक्ट के मुताबिक इम्तिहानात के बगैर किसी तालिब इल्म को भी पास नहीं किसी सूरत किया जा सकता। अगर किसी सूरत आईनी कानूनी तरमीम हो भी जाती है, तो हमारी गुजारिश ये थी कि इसकी बहुत सारी पेचीदगियों पर बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत थी। मैं सिर्फ 3 बातें इसमें आपको पेश कर देता हूँ
कि बोर्ड के नताइज का जो डेटा एनालिसिस है वो ये बताता है कि आमतौर पे मैट्रिक और इंटर के फाइनल ईयर में बच्चे 6 से 7% इजाफी नंबर लेते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ 3% इजाफी नंबर देना बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इसी तरीके से 1 या 2 पेपर फेल बच्चों को या ड्रॉप करने वाले बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है वो किस मयार और उसूल के तहत। तो हैदर अली, आपके कहने का मतलब है आपको इस तरीकेकार पे एतराज है और ये 3% मार्क्स जो इस पे आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम नहीं है? इसी तरीके से 9वीं और 11वीं जमात के बच्चों को अगले साल 2 इम्तिहानात इकट्ठा देने पड़ेंगे। 7 पेपर्स की जगह 14 पेपर्स देना पड़ेंगे। तो अगर इन तमाम चीज़ों को पहले से विजिट और रिविजिट कर लिया जाता और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता तो यकीनन ये काबिल कबूल होता तालीमी हलकों के लिए। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें मेरिट का ख्याल रखा जाए। देखिए कैसे रखें, आपका शिकवा सिर्फ ये है कि आपसे मशवरा शायद नहीं किया गया, क्योंकि अभी तो एग्जाम सर नहीं हो सकते। हम पहले मार्केट्स एसओपी के तहत खोलने की बात कर रहे थे, आप एसओपी के तहत इम्तिहान लेने की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह वहाँ जो एसओपी का हाल हुआ, यहाँ इम्तिहानात भी आपको पता है हैदर साहब नहीं हो सकता हमारी जिस तरह के सेंटर्स हैं, जो सहूलतें एसओपी वसओपी तो एक तरफ रखे जाएंगे और फिर इम्तिहानात होंगे। देखिए, जब भी आपने भी इम्तिहानात दिए, हमने भी इम्तिहानात दिए, इम्तिहानी सेंटर पर एक कुदरती तौर पर एक डिसिप्लिन होता है और इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी सिंध ने भी तमाम एसओपीज जो है वो तैयार कर लिए थे। हमने भी एसओपीज पेश किए हुकूमत सिंध को कि इनके तहत आप इसको मुलतवी कर देते, 1 महीना मजीद इसको आगे बढ़ा देते और पेंडेमिक। अच्छा, अब कानूनी आप पेचीदगी की बात कर रहे थे। जी हैदर अली, बस अब आप ये बता दें कि बोर्ड एक्ट्स का आपने जिक्र किया, तो क्या अदालत जाने के इरादे आप रखते हैं? गनी साहब कह रहे हैं कि कानून में तब्दीली कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तावक्त ये कि बोर्ड एक्ट को न सिर्फ ये कि तब्दील किया जाए बल्कि फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी मंजूरी भी ली जाए और इसके बाद जो पेचीदगियां होंगी उनको भी हमारा मुतालबा आपके तवस्सुस से ये है कि उनको बहुत ज्यादा बारीकी से देखा जाए, क्योंकि ये फैसला करने वाले तो फैसला करके एक तरफ हो जाएंगे, बच्चे, वालिदैन और स्कूल और तालीमी बोर्ड्स इन मसाइल में महीनों के हिसाब से उलझे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके हैदर अली साहब। आई होप के बोर्ड के ज़ाहिर है जो करता धरता हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे। वज़ारत तालीम एंड मे बी देयर आर सम एलिमेंट्स टू इट जो कि दे नीड टू बी रिविजिटेड एज वेल, जिस तरह ये हैदर अली भी कह रहे थे। ज़ाहिर है ना स्टूडेंट्स खुश होंगे ना टीचर्स खुश हैं, तो अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इस फैसले से कोई भी खुश है, यहाँ तक कि वज़ारत तालीम भी या सरकार भी, तो कोई भी खुश तो नहीं है। हम सबको पता है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन क्या करें? एक्चुअली इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, जो हो गया है, कोई खुश तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना है, बिकॉज़ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो इसमें एजुकेशन का निज़ाम भी अगर चेंज होना है तो होना है। द वर्ल्ड हैज चेंज, इसमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक में आप एक्सेप्टेंस करें और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा, वेलकम बैक। हम जो है ना जरा टिकटॉक डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से टिकटॉक पे वीडियो बनाई जाती है। Did I tell you guys कि मुझे फिर मजबूरन टिकटॉक डाउनलोड करना ही पड़ा, बिकॉज इतना हम टिकटॉक का जिक्र कर रहे थे और मैंने देखी हुई है, बट मैंने कभी, मेरे पास ऐप खुद नहीं थी तो मैंने डाउनलोड की, 5 दिन चलाया, फिर मैंने डिलीट कर दी, बिकॉज आई just got into it, then I would start imagining कि इनकी क्या जिंदगियां होंगी, मतलब फिर वो बिल्कुल ही मैं दूर निकल गई। अच्छा खैर, आप हमें लिख के बताइएगा। जियो पाकिस्तान भी एक और मामला, अपोजिशन को नौ चीनी आटे रिपोर्ट आती दिखाई दे रही है, ना ही जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी और आई भी तो हुकूमती अफराद को क्लीन चिट मिलेगी। ये जी कमीशन बन रहा है जी, ये गुलाम सरवर खान साहब फरमा रहे जी, देखें जी कोरोना के बावजूद कमीशन बन रहा है। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, उस कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा। आटा चीनी चोर जो हैं वो इनके साथ बैठे हैं, इनके कुलीग हैं, कोई नहीं पकड़ेगा उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि और जहांगीर तरीन जो है उसके भी किसी ने उसके पास से नहीं गुजरना। ये तो चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो भी बीच में जो है ना वो डिसलॉज हो गया। आपको बताएं कि दूसरी जानिब चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को तहकीकात के लिए आज तलब किया था, लेकिन मुराद अली शाह ने पेश होने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कमीशन को 2 खतूत लिखे गए, जिनमें कहा गया कि कमीशन वज़ीर आला सिंध को तलब करने का इख्तियार नहीं रखता। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये करप्शन के असल किरदारों से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी। उस साल चूंकि हमने सब्सिडी दी नहीं है तो हम उस इंक्वायरी कमेटी के एम्बिट में आते नहीं है, इसलिए वज़ीर आला सिंध को पेश होने की ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि शायद इंक्वायरी को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, शायद किसी शख्स को बचाने के लिए इंक्वायरी के दायरे कार को बढ़ाया जा रहा है ताकि इतने लोग इसमें शामिल हो जाएं कि प्रॉपर पिन पॉइंट ना कर पाए कि कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार थे 2019 और 2020 के शुगर क्राइसिस के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़ाहिर ने गुज़श्ता रोज़ FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कमीशन के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर अपनी ख्वाहिश पर कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। कमीशन की रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी थी, जिसका अब तक कुछ पता नहीं है। ये कहा गया था कि कोरोना के बायस जो है रिपोर्ट ज़रा ताख़ीर का शिकार हो गई है। अच्छा जी, इसी पर हम बात भी करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी, चीनी आटा रिपोर्ट 25 अप्रैल को ना आई, अब भी मुस्तकबिल करीब में इसके मिलने का कोई चांस हमें ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा। फिर ऑपोजिशन का ये शिकवा तो ठीक ही लगता है कि हुकूमत सच बताना ही नहीं चाहती, मतलब और क्या सोचें फिर? ना, अगर हुकूमत सच ना बताना चाहती तो रिपोर्ट ही इसके लिए कमीशन ना बनाती। और जिस तरह से पहले हुए हैं कमीशन, उनकी रिपोर्ट कभी नहीं आई, सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट भी ना आती, तो जाहिर है कि इसके ऊपर तो ये जो बात है ये तो दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक कमीशन की फोरेंसिक रिपोर्ट का ताल्लुक है, वो देखें, प्रेशराइज नहीं हम कर सकते कमेटी को कि आप इसको लाजमन एक ही हफ्ते में हमें करके दे दें। अगर उनको टाइम चाहिए है तो वो अपना टाइम लेंगे और अकॉर्डिंगली आई थिंक उनको अपना टाइम देना चाहिए। 3 हफ्ते से क्या क़यामत आ जाएगी। अच्छा फवाद साहब, वफाकी वज़रा खुद कह चुके हैं कि चीनी आटा माफिया के लोग हर हुकूमत में मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार पहली मरतबा हुआ कि हुकूमत ने उन पर हाथ डाला है। अगर अब तक कोई एक्शन नहीं देखा गया तो फिर हम क्या समझें? क्या इस मरतबा भी फिर तो हाथ नहीं डाला गया ना फिर उन पर? अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई, तो भी ये कहना तो बड़ा आई थिंक प्रीमेच्योर होगा कि हाथ नहीं डाला। रिपोर्ट आती है फिर देखते हैं। अच्छा चले, फिर ये बता दें कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है और मुस्लिम लीग नून भी कि अगर ये रिपोर्ट अभी आ भी गई तो इसमें नामजद वज़ीर आज़म के करीबी लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये उनका कहना है। तो इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जाए? नून लीग को तो इस पार्टी को तो करप्शन पर बात ही नहीं करनी चाहिए ना। शर्मिंदा, वैसे ही बंदा शर्मिंदा होता है इस तरह की बातें करते हुए, उनको तो ये बातें करनी चाहिए। बाकी लोग जो है वो देख लेंगे इंशाल्लाह। पहले भी जो है वो अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है और इस हुकूमत को बिल्कुल एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, कैबिनेट में बिल्कुल करप्शन फ्री कैबिनेट है। सो इंशाल्लाह ताला यही परसेप्शन जो है वो रखना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो लोग जानते हैं उनको पता है, वो अगर कोई मुलव्वस होगा करीब 3 आदमी भी तो उसको वो सरफे नजर नहीं करेंगे। बाकी ठीक है, अपोजिशन अपना कुछ चूरन बेचना होता है वो तो बेचते रहेंगे, उसका क्या। राइट फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन लैक ऑफ अर्जेंसी से यही लग रहा है कि ये बात जरा आई गई होगी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग से आना स्टार्ट हो गई है। प्रेसिडेंस ऐसी है ना कि बात आई गई होना बड़ा आसान है हमारे यहाँ किसी भी मामले में। तो मतलब जो भी जवाब मिल जाए, लगता नहीं है इस पर कोई मजीद थोरोफेयर कुछ पेशरफ्ती होगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, हमने आपको पहले भी बताया था, कल भी कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई थी। अल्लाह माफ़ करे गुल प्लाजा के बाहर क्या सूरत हाल थी। तारिक रोड से आज खबर आ रही है कि कुछ सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स 3 हैं एक्चुअली, जिनको सील कर दिया गया है बिकॉज वो SOP को ऐसे हवा में उड़ा रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे। और सच बात तो ये लिटरली हमारा आंखों देखा हाल है। हम देख रहे हैं बिकॉज वी ऑल्सो ट्रैवल, हम तो कर ही रहे हैं पहले दिन से ही ट्रैवल, तो हमें नजर आ रहा होता है कि पहले क्या था। एक बात मुझे बताइए, किसी की मजबूरी हो तो मुझे समझ आता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आवाम की मजबूरी है कि छोटे गोद वाले बच्चों को कोई घर नहीं छोड़ सकता, क्या मसला है? देखिए शॉपिंग का क्या है, और हमारा देखिए एसेंशियल चीजें, ग्रोसरी आइटम्स, देयर यू गो। ये फुटेज आपको इसलिए दिखानी है ताकि आप इसको देख के खौफजदा हो कि ये हो क्या रहा है और क्या मजबूरी है, कौन सी, मतलब आपको क्या एक बहुत बड़ा इवेंट नज़र आ रहा है। अगर तो आप ईद के लिए सोच रहे हैं तो खुदारा ईद पे कोई ऐसी तैयारियां और इरादे ना रखें कि बहुत कोई मजमे लगने वाले हैं या आप मिलेंगे। अभी भी कोरोना वायरस इज़ वेरी मच देयर। इनफैक्ट कुछ हल्के, जो कि मैं इस वक्त इसलिए कोट नहीं करूंगी क्योंकि हमने इतना उनको तस्दीक नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली सम पीपल आर सेइंग, सम डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर सेइंग कि हमारे पास ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ज़ाहिर है ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बिकॉज हमारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होकर रह गई है, तकरीबन क्या ख़त्म ही हो गई है। तो खैर ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये था कि प्लीज़ ना करें।
क्यों छोटे बच्चों को तो घर छोड़ के जाए ना, बच्चों को क्या लेके आने की जरूरत है? बड़े बहन भाई, चाचा ताया मामा कहीं भी छोड़ दें, बाजारों में लेके ना घूमे उन्हें अपने साथ। एनीहाउ जी, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय।